सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान 2022 के अंदर नया पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान के अंदर रिवर्स गियर के साथ शिफ्ट कर चुका है। अब मुल्क का वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब हैं और मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला यानी खादम आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब बन चुके हैं। और ये दुनिया की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा हो रहा है कि वालिद मोहतरम मुल्क के वज़ीर आज़म हो और उनका एक बेटा किसी प्रोविंस का वज़ीर आला हो। तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि अवाम का वोट सुप्रीम है, अवाम के वोट की एक वुक्कत है, अवाम के वोट को इज्जत मिल रही है, उसके अंदर डायनेस्टिक या ख़ानदानी या मौरूसी सियासत का ये शख्साना कि हम बादशाहत का स्टाइल देख रहे हैं, उसके नताइज क्या निकलेंगे, वो रिजल्ट क्या निकालेगा। और इस वक्त की अपोजिशन जिस अंदाज से अपोजिशन कर रही है, यानी वफाकी पार्लियामान के अंदर भी प्रेजेंटली या पर्सनली प्रेजेंट नहीं है अपोजिशन खान साहब की, और अगर पंजाब के अंदर देखा जाए तो वहां पर भी फिजिकली या पर्सनली प्रेजेंट नहीं है। और उन्होंने अपना तमाम तर मुद्दा शिफ्ट कर लिया है अवामी हलकों के अंदर बड़े बड़े जलसों और जुलूसों की सूरत में। पहला पड़ाव पेशावर के अंदर हुआ और खान साहब की हुकूमत और वो जब डीथ्रोन हुए हैं तो पेशावर के अंदर एक मैसिव, एक बिग शो हुआ है। उसके बाद गुज़िश्ता रोज कराची के अंदर एक बड़ा पावर शो किया और तमाम स्टेक होल्डर्स को हेड ऑन लेते रहे हैं खान साहब। अगला पावर शो लाहौर के अंदर हो रहा है और लाहौर यानी तख्त लाहौर, वो लाहौर जहां से नून लीग निकली है और नून लीग ने एक दफा फिर अपना तख्त वापस लिया है, वहां पर उनका वो शो कितना पावरफुल रहेगा। और इसके बाद खान साहब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वेज से बज़ाहिर बादियों नजर में हटाए जा चुके हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वेज से वापस आ सकते हैं या उनके लिए तमाम तर रास्ते बंद हो चुके हैं। यह सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खान साहब के ऊपर और पीटीआई के ऊपर दो बड़े केसेस हैं जो तलवार की सूरत में सरों पर लटक रहे हैं। एक है फॉरेन फंडिंग केस और दूसरा तोशा खाना केस। इसके नतायज क्या रहेंगे, इसमें से क्या निकलेगा? क्या पीटीआई ओवरऑल डिसमेंटल हो जाएगी और खान साहब नाअहल करार दे दिए जाएंगे? जो इतना बड़ा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं उसका आखिर क्या होगा? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बात करेंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है रिजीम चेंज्ड। हैशटैग रिजीम चेंज्ड। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं जनाब कादिर मंदोखेल साहब। आप रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सीनियर रहनुमा हैं, मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं। दूसरे हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। आज के हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर से आपका ताल्लुक है। आज के हमारे चौथे और आखिरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, मुल्क के मारूफ माहिर दिफाई उमूर। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा कादिर मंदोखेल साहब से होगा। मंदोखेल साहब, कैसा रहा कराची का पार शो? ठीक है, हक है सबको डिबेट करने का, सबको हक है जलसे जुलूस का, ये हमारे आइन का हिस्सा है, होना चाहिए बिल्कुल। राइट। तो आपको लगता है कि इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हुआ है मंदोखेल साहब? देखिए, पाकिस्तान की तारीख पे अगर आप नजर दौड़ाइए तो सबसे ज्यादा जलसे जुलूस जो है ना वो या स्ट्रेंथ जो है ना वो तारुल कादरी साहब की पार्टी का, उसके बाद मौलाना फजल अहमद साहब की पार्टी का, उसके बाद जमात इस्लामी का, जो एक इनकी ऐसी क्राउड है जहां उनका काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, वहां भी हजारों लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी है, अगर मैं मिसाल दे दूं कि एक दुकानदार के पास कोई शख्स चले जाए और वो कहे कि 1 किलो चीनी दे दो, तो वो बोलेगा भाई पैसे दे दो। तो अगर वो बंदा बोले कि मेरे लाहौर में 10 करोड़ की जायदाद है, मेरे पेशावर में 10 करोड़ की जायदाद है, इस्लामाबाद में मेरे दादा की जायदाद है, अगला बोलेगा यार मेरे 120-130 रुपए चीनी वो दे दो। यहाँ 172 की कहानी, ये जितनी भी सारे जलसे जुलूस हो रहे हैं उसमें 172 ये इमरान नियाज़ी साहब पूरा नहीं कर सके, और फिर यही पंजाब में नहीं कर सके, और फिर कश्मीर में नहीं कर सके आपके सामने। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की कुछ ज्यादा ही साजिश हो गई है, उसने हर सूबे को लपेट में ले लिए। चक्कर क्या है?
नहीं, वो अमेरिका की साजिश का हमें उस तरह तो नहीं पता चलता, लेकिन इतना ज़रूर आइडिया होता है कि आप लोग कम से कम ऐसी रिजीम में खुश हैं जिसमें बाप वजीर आजम पाकिस्तान है और बेटा वजीर आला पंजाब है। इज दैट राइटली सो सर? देखिए, ये तो उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। हमने नहीं, आप लोग भी तो खुश हैं ना उसके साथ, क्योंकि आप लोगों ने एज एन एलआई उनको सपोर्ट तो किया है। बहरहाल देखिए, हम सपोर्ट ना करते तो क्या करते? हमारे 7 मेंबरान है पंजाब असेंबली में, उनके 166 है, तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं था। फिर कौमी असेंबली का हमने ऑफर की, हमारे 56 एमएन है, उनके 84 है, तो बिलावल साहब ने कहा कि मेजॉरिटी पार्टी यही है, प्राइम मिनिस्टरशिप उनको किया जाए, स्पीकर हमें दे दी उन्होंने। आप मुझे बता दो कि एज ए एलआई, एज ए इत्यादि जो आप नाम दे दिए, हमारे पास चॉइस क्या है? पंजाब में हमारे 7 सीटें और हम 166 सीटों वालों को बोला नहीं, आप नहीं बने क्योंकि बाप बेटा नहीं बन सकते। तो ये तो इनका अंदरूनी मामला है, इनकी अपनी पार्टी का ये है कि वो बाप बेटे दोनों को मुंतखब कर रहे हैं, ये उनका मामला है, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं उनसे। वो जो मर्जी कैंडिडेट दे दे, जारी बात है, उनका हक है, मेजॉरिटी उनका है, उनको आना चाहिए। हमारा तो उसमें कोई लेना देना नहीं है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका बहरहाल वफाक के अंदर काबीना में कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा। डिसाइड हुआ कि आप लोग कैबिनेट मेंबर बन रहे हैं या आप लोग रिफ्यूज कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेंगे? मेरे ख्याल में अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। स्पीकर तो हमारा आगे आपके सामने, और जो हमारे क़यादत फैसला करे या हमारा सीएसी फैसला करे, लेकिन फिलहाल जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि हमने काबीना में शमूलियत करनी है या नहीं करनी है। मगर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक बात कही थी, जो कल भी बात की थी, आप मीडिया में भी नशर हुआ। उन्होंने कहा पहले मैं अपने दोस्तों को एडजस्ट कर रहा हूँ, इत्यादियों को जो लोगों ने अदम एतमाद में हमारा साथ दिया, चाहे बाप पार्टी हो, चाहे काफी के 2 मेंबरान हो, चाहे एमक्यूएम के हो, चाहे उसमें आजाद उम्मीदवार हो, चाहे भुट्टी साहब हो, चाहे मेंगल साहब हो, इन सबको एडजस्ट करें। हमारा कोई नहीं है। देखिए, हमने एक शख्स को, पाकिस्तान को इस अजाब से बचाना था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब आलम बुलंद किया, 27 फरवरी को हम कराची से रवाना हो गए, जो कि अभी तक नहीं गए कराची वापस। बिलावल साहब अभी तक नहीं गए। 22 तारीख को उसका इस्तकबाल होगा इंशाल्लाह, अलीशान इस्तकबाल इस जदोजहद के ऊपर। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम अपनी जदोजहद में कामयाब हो गए। और अदम एतमाद की तारीख एक बात और कह दूं, जो ये कहते हैं अमेरिका का साजिश है, 27 फरवरी का अमेरिका के साथ तो नहीं आया था, उससे 2 महीने पहले बिलावल साहब ने ऐलान किया था, वो कहता 27 फरवरी का। उसको भी थोड़ा सा पीछे चले गए। जब 2018 का इलेक्शन हुआ, एग्जैक्ट 3 महीने बाद बिलावल साहब ने कहा कि मरकज जो है ना वो 4 सीटों पे और पंजाब 7 सीटों पे खड़ी है, आइए अदम एतमाद की तहरीक पेश करते। अपोजिशन की दूसरी जमातें एग्री नहीं हो रही थी, तो लेकिन हमारा तो उस वक्त तो क्या उस वक्त से अमेरिका साजिश था। मदोखेल साहब, ये बात तो ठीक है उनकी कि उन्होंने ये चीज कही थी, लेकिन जो इस वक्त अपोजिशन पार्टी इक्तदार में है, यानी नवाज लीग की बात कर रहा हूं, जिनका प्रीमियर भी है पंजाब में, वजीर आला है, उन्होंने कहा था कि कोई भी तहरीक अदम एतमाद बगैर मुक्तदर कुव्वतों की सपोर्ट के कामयाब हो ही नहीं सकती, और ये मुसलसल कहे चले आ रहे थे। तो क्या अब सपोर्ट से कामयाब हुई है? देखिए, ये बात का जवाब तो वो देंगे, लेकिन मैं इतना आपके सामने कहूँ, एलाए हैं उनके पूरे जवाब तो सुनो मेरे भाई। मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रॉपर जवाब तो वो देंगे, लेकिन जहां तक मैंने सुना है आपकी बात को करेक्शन करने के लिए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुक्तदर कुव्वतें हमारी हिमायत करे। उसने कहा अगर ये न्यूट्रल हो तो कामयाब होंगे। तो आपने देखा न्यूट्रल हो गए, टेलीफोन नहीं आया अननोन फोन से मेम्बरान को, तो मेम्बरान ने अपनी जमीर के मुताबिक वोट दिए और फिर मेम्बरान को भी छोड़िए। 177 तो हमारे अपने लोग थे। वो जो पीटीआई के लोग टूटे हैं या उन्होंने जो भी उनके साथ इख्तलाफ किए, उसमें तो एक वोट भी हमें नहीं डाला। हमारा 177 में 174 यानी 174 हमें डाला। एक स्पीकर का 2 हमारे मेम्बरान बीमार हुए। तो वो जो मेम्बरान जिस तरह ये लोटा क्रीसी इल्जामात लगा रहे, उसमें से तो एक वोट भी हमने लिए ना हमें पड़ा है। ठीक है, आपकी इजाजत से मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाता हूं। ब्रिगेडियर साहब, ये न्यूट्रल और ए पॉलिटिकल में क्या फर्क होता है सर? एक तो पहले ये हमारी तस्वीर फरमा दें, दूसरा ये जो अपोजिशन बार बार कहती रही है कि तहरीक अदम एतमाद नहीं कामयाब हो सकती किसी भी ताकतवर कुव्वत की बैकिंग के बगैर, इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा ब्रिगेडियर साहब। मेरे ख्याल में ये हमेशा से ही ख्याल है और इस बार एस्टैब्लिशमेंट ने साबित कर दिया कि दे नॉट विद देम, और ये खुद ही मेरे ख्याल में काफ़ी जोर किए, जिसकी वजह से ये इनका अदम एतमाद जो कामयाब हो गई है। और एक चले एक नई प्रेसिडेंट हुई है, आप कोई भी ये नहीं कह सकेगा आइंदा कि ये अपोजिशन या गवर्नमेंट ने किसी ने इनको सपोर्ट किया और उसकी वजह आ गया। ये
आज जो बाकी उनका पीटीआई का अपना एक एलिगेशन है कि किसी के सपोर्ट से हैं, कोई अमेरिकन नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग, वी हैव नो नॉलेज। ये तो या इनको पता है या फिर अमेरिकन हुकूमत का पता हो कि उनके पास सोर्स है। अच्छा, लेकिन अब मुझे कह रहे हैं आप? जी जी बोलिए ब्रिगेडियर साहब बोलिए। अच्छा, तो अब जमील, अब बात यह है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त बड़े क्राइसिस हुए हैं मुल्क के अंदर। नंबर वन, ये जो इमरान खान की जलसे हैं, अब्दुल कादर मतलब मेरे बड़े दोस्त हैं, देखिए ये इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड है। इट्स नॉट कि लाहौर में जलसा हो रहा था, लाहौर लिबर्टी आप देखें तो इट वाज ऑल फुल, मुल्तान देख लें, फैसलाबाद देखें, बाकी शहरों में देखें, हर जगह पीपल लोग निकल आए हैं। इनका जो नैरेटिव था उन्होंने जैसे भी किया, बड़े इंटेलिजेंटली उसको बिल्ड किया और उसको हाई प्ले करके ऊपर काफ़ी हद तक ले गए हैं। सेकेंड ये कि ये एक जो इस वक्त हुकूमत है, ये एक अननेचुरल अलायंस है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और PMLN की। पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब ने बहुत इंटेलिजेंटली प्ले किया है, एक बहुत ही समझदार वो सियासतदान है जो मैंने अंदाज़ा लगाया है। अब तमाम जो जिम्मेदारी होगी वो होगी PMLN के ऊपर। जितनी अगर ये क्राइसिस में डिलीवर नहीं कर सकते तो सारा बुरा नाम, बुराई जो होगी वो PMLN के नाम पर भी आएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में नहीं जा रही और वो बड़े समझदार, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट ले ली है, गवर्नर्स की, स्पीकर की, प्रेसिडेंट की भी मेरे ख्याल में वो चाह रहे हैं लेने के लिए। और इसके साथ जो उसका सबसे बड़ा इरादा ये है वो ये है कि वो 15 से 20 जो है MLA की सीटें जाते हैं सेंट्रल पंजाब से, उस पर दे वांट अलायंस और एश्योरेंस के वो उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। मेरा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि पीपल्स पार्टी को 1 साल चाहिए है, अभी इलेक्शन नहीं चाहिए। वो पंजाब में जाके बिलावल भुट्टो से लाहौर में बैठेंगे, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगे, जैलों को एक्टिवेट करेंगे, नाराज जैलों को वापस लेकर आएंगे और फिर 10 से 15 सीटें निकालेंगे, क्योंकि सदरन पंजाब में भी सीटें उनके पास हैं और उसके बाद सिंध में तो काफ़ी मेजॉरिटी है उनकी, KPK में भी है और बलूचिस्तान में भी है। सो ही इज प्लेइंग वेरी गुड। उनको अगर 60, 70, 80 सीटें टोटल वो निकाल लेते हैं तो मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन में ही भी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, या कोलिशन में जैसे भी होगा वो सेंटर में उस वक्त आना चाहिए या वो डिलीवर कर सकते हैं। सेकंड ये बात है कि इस वक्त देखें PDM की आपकी जो हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की या कोलिशन गवर्नमेंट ने बहुत गलती की है। अगर इमरान खान की हुकूमत 3-4 महीने और चलती रहती, जिस तरीके से उनका ग्राफ डाउन हो रहा था, तो उनको उनकी पॉपुलैरिटी और डाउन हो जाती और अगले इलेक्शन में उनको कोई चांस नहीं था जीतने का और इनकी हुकूमत को ज़्यादा फायदा होता है जो PDM के जो भी गवर्नमेंट में है। लेकिन अब जितना से ये रहेंगे उस दौरान में ये डिलीवर नहीं कर सकते। मुल्क के इकनॉमिक हालात ऐसे ही हैं कि अगर हम देखें तो उसमें वो बेहतर नहीं है, डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। इकनॉमिक क्राइसिस है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। अच्छा, वैसे ब्रिगेडियर साहब कता कलामी की माजरत, पुराना पाकिस्तान बेहतर है या नया पाकिस्तान बेहतर था? आपको कैसा लगता है वैसे बाय द वे? अब मेरे ख्याल में तो दोनों एक ही तरह के होंगे, बल्कि अभी ज्यादा हालात खराब है। जब दोनों जमातें मिल के जब भी हुकूमत बनाएंगे और पीपल्स पार्टी नहीं होगी, आप सोचें कि कितनी खींचातानी होगी। अभी तक खींचातानी हो रही है, 10 दिन 8-9 दिन गुजर गए हैं जो कैबिनेट ही बन सकती। आप इससे अंदाजा निकालें कि इस वक्त क्या हालात बनेंगे। इसलिए अब इनका आहिस्ता आहिस्ता PTI का ग्राफ ऊपर जाएगा और इनका ग्राफ नीचे आएगा, इसलिए इनको नुकसान होगा। प्रॉब्लम ये एक और होगी कि अगर इस वक्त जनरल इलेक्शन होते हैं, PTI दिन पे फायदा होता है, इसलिए अब इलेक्शन भी नहीं करा सकते। तो ये बड़ी ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है। देख रहे हैं कि ऐसे शहबाज शरीफ कैसे इसमें से निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने की थी, ये कभी सियासत में नहीं हुआ, जमहूरियत में नहीं हुआ कि बेटा पंजाब का पंजाब मिनिस्टर, बाप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दोनों के 11 तारीख को के पर्दे जुर्म लग रही थी। उस दिन उन्होंने अपने जो पे ओथ ले लिए, जिससे ये पता चलता है कि उनको सिर्फ ये जल्दी थी, उनकी पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से भी वो ये करें कि वो अपना लें इसको। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। कादर मंदोखेल साहब, ये बताइए कि जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से टाइमिंग है 30 दिन का हुक्म की कि 30 दिन के अंदर अंदर फैसला दिया जाए, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? खान साहब के लिए कोई बड़ा डेंट हो सकता है वो और तोशा खाना केस? देखिए, मैं थोड़ा सा आपकी बात की जवाब से पहले ब्रिगेडियर साहब का नियत एहतराम के साथ जवाब देना चाह रहा हूँ उसमें जी कि जो उन्होंने कहा कि ये मौजूदा हुकूमत या नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में नहीं चल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है
कि हमारे नजरियात में, हमारे सोच में फर्क है। लेकिन एक चीज है, गांव वालों की लाख इख्तलाफ, और अगर कोई गांव के कुआं में कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो, उसको निकालने के लिए सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। हमने उस जानवर को हमने निकाल दिए। हुकूमत चले नहीं चले उससे कोई हमें ज्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं है, ना हमें कोई वजारतों से दिलचस्पी है। आपको ये समझ लो कि पूरा मईशत तबाह कर चुका है। अभी 15 दिन का जो पेट्रोल का जो ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं कि ये नाकाम हो जाती है इमरान अजीज साहब की हुकूमत, वो नाकाम तो थी, मगर नाकाम होते होते वो पूरे जिस तरह भी हरकत उसने कौमी असम्बली में की या पंजाबी असम्बली में की, इस तरह पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अदारों के साथ जो अभी वो खेल रहा है, ये मजीद बिगाड़ देते। मैं आपको छोटा सा मिसाल दूं कि जब दुनिया में पेट्रोल 0 रुपए थे, 0 रुपए था, उस वक्त असद उमर साहब से किसी ने पूछा, उसने बोला हम पेमेंटें पहले कर चुके हैं। उस वक्त भी वो 125 रुपए लीटर दे रहे थे। उसके बाद जब आखिरी मर्तबा जहां बिलावल भुट्टो साहब ने लॉन्ग मार्च हमने शुरू किए, तो 2 दिन हमारे नहीं हुए, हम इस्लामाबाद की तरफ रवाना दवा थे, तो ओगरा ने 8 रुपए समरी भेजा था, तो उन्हें 8 रुपए बजाय बढ़ाने की, जबकि आलमी मंडी में बढ़ चुका था, 10 रुपए मजीद कम कर दिए। उस 10 रुपए को फिर उसको ये कहा कि जून तक मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा। उसको पता था कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है और हमारे साथ लोग नहीं है। आज 15 दिन का पाकिस्तान की मईशत को 350 अरब रुपए जो है वो नुकसान हुआ है। तो ब्रिगेडियर साहब मैं अर्ज करूं, ये शख्स क्या करता, ये आखिरी दिनों में खरबों रुपए बढ़ता, खरबों बलूचिस्तान को, कराची को दे देता। ये किया बगैर किसने पे करना है, क्योंकि सिर्फ अपने आप को, हुकूमत को आखिरी इलेक्शन लड़ने के लिए किया है। दूसरी बात जो नैरेटिव अभी पैदा की है ये खत के पीछे, आपको याद होगा, बल्कि फुटेज उठा के आप प्रोड्यूसर साहब को मैं कहूंगा आप उठा के देख ले, मेरी बात को झूठला दे। जिस दिन ये खत आया था उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने मीडिया से मैंने खिताब किया है। मैंने कहा ये मुल्तान की जाली पीर ने जाली खत बनाया। आजकल की जदीद दौर में जहां पहले जमाने में तक कबूतर के जरिए खत, फिर उसके बाद टेलीग्राम आया था, फिर टेलीफोन आया था, फिर डीसीएल का, अच्छा, उसके बाद आया था। अच्छा कादिर बंदोखेल साहब, आपकी इजाजत से काफी देर से हमें मुंतजर हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, उनसे मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, बहुत टाइम है हमारे पास। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सबसे पहले तो पावर शो पब्लिक के अंदर तो खान साहब का तो कोई खैर कंपैरिजन नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी राय, उनके अपोनेंट्स मानते हैं इस चीज़ को कि उनसे बड़ा पावर शो शायद ही कोई कर पाए, तो औरों ने भी किए हैं, लेकिन वो अच्छा पावर शो कर लेते हैं, चाहे गवर्नमेंट में रहते हों या अपोजिशन में रहते हों। इसका क्या फर्क पड़ेगा सर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा अल्टीमेटली? लड़ना तो आप लोगों ने पार्लियामान के अंदर था, वो आप लोग गिव अप कर गए। देखें इसमें जमील, मैं समझता हूँ कि जो सेल्फ डिनाइल है, स्टेट ऑफ डिनाइल है, उसका कोई इलाज नहीं होता, और जिसके मुतल्लक ये डिनाइल हो उसको हमेशा इसका फ़ायदा होता है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी देर तक जो हमारी अपोनेंट पार्टीज़ थी, पुरानी मुस्लिम लीग है या पीपल्स पार्टी है, ये स्टेट ऑफ डिनाइल में रही कि खान साहब सियासतदान है या खान साहब को पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं या कभी वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। वो बन गए तो अगेन दे रिमेन इन स्टेट ऑफ डिनाइल के जी ये सिलेक्टेड हैं, ये इलेक्टेड नहीं है। भाई आप छोटे छोटे एरियाज़ में वो सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन गई, अंदरूनी सिंध की पार्टी बन गई, वो बातें करें कि फलाना सिलेक्टेड और मैं इलेक्टेड हूँ, तो फिर चाहिए उसने भी हमें फ़ायदा दिया। फिर इन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि मीडिया को पैसे दिए, मीडिया को, मोस्ट ऑफ द मीडिया इनको 3.5 सालों ने हमें रगड़ा लगाया कि हम बड़े अनपॉपुलर हैं, हम बाहर निकलेंगे पत्थर पड़ेंगे, लोग बड़े ख़िलाफ़ हैं, वगैरह 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 वगैरह, जो स्टेट ऑफ वो बनाया एक। तो उसके बाद जब इन्होंने कहा कि आप बाहर निकल के देखें, अब बाहर निकले तो जो पहला जलसा हाफजाबाद में हुआ था, पहला मंडी बहावलदीन में हुआ, दूसरा हाफजाबाद में जलसा हुआ, फिर मेलसी में हुआ। तो आप मुझे मतलब आप कह रहे हैं ये पेशावर का या कराची की बात बाद में करें, हम पहले हम बात करें, आप कह रहे हैं कि मंडी बहावलदीन की बात करें, आप हाफजाबाद की बात करें, आप मेलसी की बात करें, 3 जलसे पहले हुए। फिर आप कह रहे हैं लोअर दीर की बात करें, कौन सा जलसा ऐसा था कि जितना बड़ा जलसा ये लाहौर में कर सकें? लोअर दीर वाला जलसा जो था उसके बराबर ये लाहौर में जलसा नहीं कर सकते। लेकिन चीमा साहब, जो हाफजाबाद का जलसा था उसके बराबर ये एक चीज का फर्क है, उस वक्त खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे मुल्क के, और प्राइम मिनिस्टर के होते हुए ज़ाहिर है एक कैरिज्मा और होता है, फिर वो जब अपोजिंग फोर्स में आते हैं तो जाहिर है कि उनको एक और लिवरेज मिला पब्लिक को एंगेज करने का। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, लेकिन जब वो अपोजिशन में आए हैं तो उस वक्त मेरे ख्याल में और बड़ा कद हो गया उनका, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन को एंजॉय करते हैं। फ़र्क उस वक्त मैं कहता हूँ ये भी स्टेट ऑफ डिनाइल है
कि उस वक्त भी हमने चंदा इकट्ठा करे। हाफिजाबाद वाले जलसे में मैंने भी यहाँ से चंदा भेजा, हमने चंदा इकट्ठा करके किया। ये मंडी बाउलदीन वाला लोकल ने पैसे इकट्ठे किए, तो उसमें कोई मतलब सरकारी मुलाजम को नहीं कहा गया। जो पुराना जो रवायती तरीके से तो हमने सियासत की ही नहीं, रवायती तरीके से तो हम काम करते ही नहीं है। लिहाजा मैं समझता ज़रा कोई बंदा रिसर्च करे तो पता चल जाता है कि इसके पैसे कहाँ से आए हैं और कौन कौन से महकमों को बाउंड किया गया कि बंदे लेके आए। वो एक अवामी जलसा था, हाफिजाबाद का था या मंडी बाउलदीन का था या आप कह रहे हैं मेलसी का था, सारे अवामी जलसे थे। तो उसके बाद आगे आप कह लें कि उन्होंने उतार यू कैन से कि सामने आना शुरू हो गई चीज़ें कि मैच फिक्स है, ये होना है, हम बाहर निकल गए। सो मैं समझता हूँ कि अभी भी ये जो बात हो रही है कि हम जलसे बंदे तो इकट्ठे कर सकते हैं, वोट नहीं ले सकते, ये एक और सेल्फ आप कह लें कि स्टेट ऑफ डिनाइल है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अवाम में जो पॉपुलैरिटी है या अवाम की जो ट्रांसलेट होगा वोट में, ये चला गया है आप कह लें वन साइडेड, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बाकी सारी पार्टियों इकट्ठी करके। इस बात में कोई डाउट नहीं हम 60% पे हों, लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब, वोट में तो उस वक्त ट्रांसलेट होगा, वोट में तो ये उस वक्त ट्रांसलेट होगा जब वोट की नौबत आएगी। अभी तो ये इस्तीफे भी नहीं कबूल कर रहे और ये कह रहे हैं कि अभी हमने इलेक्शन नहीं कराने हैं। मैं एक ब्रेक लेना चाहूंगा ख्वातीन वज़ारा, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा चीमा साहब से कि जब स्टेट ऑफ डिनाइल की बात है तो ये उधर भी है, उधर भी कौमी असम्बली में इस्तीफे नहीं एक्सेप्ट किए नए स्पीकर ने, और उन्होंने कहा है कि जो डिप्टी स्पीकर ने एक्सेप्ट किए थे उनको उसको मुस्तरद कर दिया। तो इसका क्या होगा आफ्टर दिस ब्रेक? वेलकम बैक। गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि स्टेट ऑफ डिनाइल है और वोट ट्रांसलेट होगा इन जलसों का तो पता चल जाएगा कि कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन ये सब तब होगा जब आप नए जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं, चाहे वो कबल वक्त इंतखाबात ही क्यों ना हो। चीमा साहब कैसे होगा फिर ये? देखें, ये जो आप कह लें कि इलेक्शन का फैसला जो है वो मुस्लिम लीग नून ने या पीपल्स पार्टी ने नहीं करना, यानी हुकूमत ने नहीं करना। इलेक्शन का फैसला उन्हीं लोगों ने करना है मिल के, इनके साथ जो सहूलतकारी जिन्होंने की है, सारे काम में जो सहूलतकारी हुई है उन्हीं ने करना है। अब सहूलतकार सारे एक्सपोज हो गए, सच्ची बात है। ये भी सहूलतकार है अमेरिका के। कौन है सहूलतकार, कौन है बताया जाए सहूलतकार कौन है? ये सारों को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। छोड़ दे इस बात। अब तो 23 करोड़ 22.5 है, 22.5 करोड़ लोगों को पता है। भूल जाए इस बात को। अब सारे लोग इस बात को भूल जाएंगे, कोई सहूलतकारी करेगा तो पता नहीं लगेगा। भूल जाए इस बात को, छोड़ दे इस बात को, ठीक है। लिहाजा अब जिसने भी करना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जिसने भी कोई चाहता है कि उसके अदारे का नाम अच्छा रहे, वो अच्छे काम करें। ये नहीं तरीका कोई भी कि आप साजिश करें, आप गलत काम करें, आप सहूलतकारी करें, आप किसी को आगे पीछे चेस खेलते रहें मुल्क के साथ, मुल्क के अदारों के साथ चेस खेल लें, आप जमहूरियत को आगे पीछे कर रहे हो, आप इख्तियारात को आगे पीछे कर रहे हो, अपने नौकरियां आगे पीछे कर रहे हो और किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। आपके मोटिव का भी पता है लोगों को, आपके तरीक़ाकार का भी पता है, तरीका वारदात का भी पता है। लिहाजा अब ये तय होगा, मिडवे निकलेगा और मुज़ाकरात से निकलना है। और मैं समझता हूँ कि अकल की बात भी हुई है। ये मुल्क जो है जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आपस में भी ये तशद्दुद का, ये अनस्टेबिलिटी की, ना हमारी इकानमी इसकी मुतहम्मल हो सकती है, ना हम खुद हो सकते हैं। बाहर वालों की ख्वाहिश है कि ये मुल्क जो है इसमें अनारकी फैल जाए, इसमें यू कैन से एक अपस्प्रिंग आ जाए और लड़ाई चलती रहे। हमें अकल का इलाज कराना होगा। लालच कोई बंदा ना करे, यहाँ बैठ के इसको मुज़ाकरात से तय करें कि इसका इलेक्शन की डेट तय करें, इलेक्शन की डेट तय करें, इलेक्शन में चले जाए। मुज़ाकरात कौन करेगा? मुज़ाकरात कौन करेगा? किससे करेगा? कब करेगा? कैसे करेगा? ये बड़ा एक क्वेश्चन है सर। फिर वही बात आ जाती है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे फॉलो होगा। मैं समझता हूँ डेफिनेटली जो कह ले कि इस वक्त हम अपोजिशन है, हम अपोजिशन के तौर पर करेंगे। गवर्नमेंट अपनी जगह बैठी है, बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है, बैकडोर भी हैं, सारे लोग मतलब आप कह लें मुख्तलिफ चैनल्स हैं, तो सारों को करना पड़ेगा। ये करना चाहिए और करना पड़ेगा। ये नहीं है ये सिर्फ हम करना चाहिए कहते रहते हैं अगर हमारे पास ताकत ना होती। हमारे पास मतलब आप कह स्ट्रीट पावर मौजूद है, लोग इस वक्त फ्रस्ट्रेट हैं। जितना डिले होगा उतना ज़्यादा बदनामी होगी उन लोगों की जो इस साजिश में मुलव्वस थे। जो लोग और हुकूमत के तो तीनों बंदे जो बैठे हुए हैं इस वक्त हंस रहे हैं
हैं। देखें इस वक्त जिस दिन फजल रहमान साहब की, जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की तीनों के हाथ में हाथ डाल के 3 बंदों ने इकट्ठे फ़ोटो बनवा ली थी, हमारा 10% वोट उस दिन कम से कम बढ़ गया था। लोगों को आप कह लें कोई डिससेटिस्फेक्शन हमारे पे हो सकती है, हमारे पे कोई तफाज़ात हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ जरदारी साहब हुकूमत करेंगे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि हम बिलावल साहब इस मुल्क को चलाएंगे, या फजल रहमान इस मुल्क का सदर होगा या स्टेट्समैन होगा इस मुल्क का। और शहबाज शरीफ जिसने अपने आप को डिस्टेंस करके एक पोर्ट्रे किया हुआ था कि मैं उनको बिल्कुल लाइक नहीं करता, बड़े करप्ट लोग हैं और मैं निस्बतन कम करप्ट हूँ, वो जब उनके साथ मिल गया तो वो उनके बराबर खड़ा हो गया। आज उसकी क्रेडिबिलिटी भी ज़ीरो हो गई। लिहाजा यहाँ पे ज़रूरी है कि हम फ्रेश इलेक्शन पे चले जाएं। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है कि जी हमारी सर ये अच्छी सजेशन है, अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन आपके जो अपोनेंट्स हैं वो इसको कैसा समझते हैं उनसे पूछना ज़रूरी है। मंदोखेल साहब, अब आप सुन लें, वो सजेशन तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं, जल्दी इंतखाबात करा लें। क्या प्रॉब्लम है इंतखाबात कराने में, या इस गवर्नमेंट के अगले जो पार्लियामेंट के 1.5 साल है वो पूरा होगा? अच्छा, ये मुल्क हंगामे की अफरा तफरी के मुतमिल नहीं हो सकता है। ये सिर्फ कौमी असम्बली की हद तक है या पुख्तनख्वा असम्बली में भी है, पंजाब असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली और सदर पाकिस्तान वाली सीट में भी है। पहली बात, मैं आवाम के ऊपर सवाल छोड़ देता हूँ। दूसरी बात, जो ये बातों बातों में जो अदारों की तरफ इशारा कर रहे हैं, इनकी तो सियासती एम्पायर की उंगली से शुरू हुई है। वो किसकी तरफ इशारा था? नंबर 1 बात। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब हुकूमत में आ गए, आरटीएस सिस्टम बिठा के और ये हुकूमत में आ गए, तो आपको पता है फिर ये कहते हैं हम सेम पेज पे, 1 पेज पे, वो पेज तो फाड़ दिए, ठीक है। अब उसके बाद अभी दोबारा उस तरफ देख रहे, और फिर ये शख्स कहता था मैं नारों नहीं दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी मीडिया दिखा रहा है कि रियासती अदारों के पांव पड़े, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल वकील हूं, दलाल के साथ बात करूंगा। डीजी एसपीआर ने कहा कि ये इन्होंने अप्रोच किए कि अपोजिशन से बात करे, और अपोजिशन से हमने बात की, उसने नहीं माना। ये नारों मांग रहा, क्या मांग रहा था? मैं इस्तीफा देने के तैयार हूं और अदम एतमाद तहरीक लो, और फिर थोड़ा सा और पीछे चले जाओ। जब अदम एतमाद की तहरीक पेश होने की बिलावल साहब ने ऐलान किए, तो दोनों हाथ उठा के मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, और इन 3 के साथ मैं क्या करूं, क्या करना तो वो तेरे साथ हो गया। और फिर ये साजिश की बात कर रहे हैं। जब 2018 का इलेक्शन हुआ, 3 महीने बाद बिलावल साहब ने मुतालबा किया कि आइए, पंजाब हुकूमत 7 सीटों पे, मरकज 6 सीटों पे खड़ी है, अदम एतमाद की तहरीक लाए। नून लीग वाले नहीं माने, दूसरे अपोजिशन नहीं माने। फिर उसके बाद जब 27 फरवरी को बिलावल साहब की सरबराही में ये लॉन्ग मार्च, दुनिया की तारीखी लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, उससे 2 महीने पहले बिलावल साहब ने कहा कि इमरान, मैं आ रहा हूं इस्लामाबाद, अदम एतमाद तहरीक पेश करने की, इससे पहले इस्तीफा दो। ये पूरे रास्ते में पंजाब से, सबसे सिंध से होते हुए जब इस्लामाबाद पहुंचे, बिलावल साहब का ये नारा था। और 8 तारीख को एग्जैक्ट जब हम डी चौक पहुंचे, हमने ऐलान किया, आपने 7 तारीख को वो जाली खत जो मुल्तान के जाली पीर ने जाली तरीके से बनाया, पहले वो खत था जो वास्कर से निकाला, और उस वक्त भी मैं कहता था आपने मेरी बात। लेकिन सर डीजीआईएसपीआर ने उसको वो तो क्लियर कर दिया, जाली तो नहीं कहा, एंडोर्समेंट तो है कि वो एक है, सैफियर तो है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। जाली कैसे कह सकते हैं? क्यों बेवकूफ बना रहे लोगों को? जाली के सर होता है, जाली के 2 सिंग होते हैं। इसने कहा मेरे पास खत है धमकी का, वो तो मुरासला निकला। मुरासला क्या होता है? आपको प्रोड्यूसर अगर मेरे और चिमा साहब के खिलाफ एक मुरासला आपको बना के दे दे कि मंदोखेल और चिमा ने हमें धमकी दी है, तो उसकी क्या औकात है, क्या हैसियत है उसकी? आप बात करें ये मुरासला। लेकिन मंदोखेल साहब, अगर मेरा प्रोड्यूसर आपके और चीमा साहब से मुताल्लिक मुरासला भेजे और मेरी मैनेजमेंट प्लस पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उसको एंडोर्स कर दें, तो फिर उसकी एक हैसियत होती है। आप हम उसको जाली तो नहीं कह सकते ना। गुमराह ना करे लोगों को, गुमराह ना करे। हाँ। गुमराह इस वजह से नहीं करे, वो मुरासला दोनों मुल्कों के बीच में हमेशा चलता रहता है, उनकी मुज़ाकरात चलती रहती है। अमेरिका ने क्या साजिश करते हुए ये कहा पाकिस्तान के सफीर को, पाकिस्तान के सफीर को अमेरिका ने नहीं बुलाया, पाकिस्तान की ख्वाहिश पे उनके साथ बात हुई है, ये भी डीजीआईएसपीआर ने कहा। फिर क्या जो मुल्क साजिश करेगा वो सामने वाले मुल्क के सफीर को बुलाएगा और फिर अपनी साजिश का फार्मूला उसको दिखाएगा और फिर बोलेगे तैयार रहो हम साजिश करेंगे। जबकि अदम एतमाद जो ना वो 3 साल से चलती आ रही थी। उठा के देख ले आसिफ अली जरदारी साहब के, हामिद मीर के इंटरव्यू, उसने कहा 3 साल से मैं लगा हुआ था इस अदम एतमाद के तरीके। चलो उस चीज को भी छोड़िए। फिर जो बात कर रहे हैं कि चीमा साहब के हम बड़े पॉपुलर है, एग्जैक्ट जिस रमजान के महीने में मैं और आप बैठे हुए, पिछले साल मेरा ज़मीनी इंतखाबात हुआ था, पीटीआई ने
पीटीआई कौन सी नंबर पे आया? मुझे याद है दूसरे पे नहीं, 5वें 6ठे नंबर पे। सुनो, 6ठे नंबर पे आ गई। हाँ। उसको भी छोड़, खबर करे, मुझे पूरा बोलने तो देना। बोल, उसके बोल। बाद अभी 5 मिनट पहले बोले जिस जगह पे कल पीटीआई ने जलसा की है, कंटोनमेंट के 10 सीटों में से 4 पीपल्स पार्टी ने लिए, पीटीआई ने सिर्फ 2 लिए, जबकि 13 एमएनए, 28 एमपीए, सेनेटर, सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, ये सारे उसी हल्के में रहते थे। दूसरी बात, पेशावर कंटोनमेंट में जहां 5 सीटों में से 2 पीपल्स पार्टी ने लिए, पीटीआई ने 1 लिए, 9 साल की हुकूमत होते हुए। ओ भाई, कौन से ख्वाब देख रहे हैं आप? डोल बाजा बजा के लोगों को म्यूजिक की तरफ रागत करके, और फिर आप कहते हैं कि मैं बड़ा जलसा हूं। भाई, यहाँ इलेक्शन होता है, या वोट गिने जाते हैं, या सर गिने जाते, सर नहीं गिने जाते, बकायदा पार्लियामेंट की मेंबरान गिने जाता है। आपसे हमने उस वक्त भी कहा था 27 मार्च के जलसे का कि भाई 172 लोगों को लिया है। इन्हें कहा नहीं जी, मेरे पास। फिर जब बनी गाला में इजलास हुआ था एमएनएस का, पीटीआई का, और फिर खुद इमरान याजी साहब ने कहा कि आप ऐसे आप बैठे हुए जैसा आखिरी दिन है, मेरे पास ऐसा पता है, मैं फेंकूंगा और मैं अपोजिशन को सबक सिखा दूंगा, उनके नस्लें याद रखेंगे। नस्लें हमारी क्या याद रखना है, उन्हीं के नस्ल याद रखेंगे कि वो 129 एमएनए आए थे। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, आपको मैंने पूरा मौका दिया है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि उस टेन्योर में या उस वक्त में जबकि बाई इलेक्शन हुआ था और इस वक्त में जबकि गवर्नमेंट आउस्ट हो चुकी है और वो एक नैरेटिव बिल्ड कर चुके हैं, उन दोनों में कुछ फर्क जरूर होगा। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूंगा। ख्वातीन हज़रात, हमने मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से कमिटमेंट की हुई थी और बीच में एक दफ़ा कनेक्शन हुआ भी है लेकिन ड्रॉप हुआ है। मेरी कोशिश होगी ब्रेक के बाद जब वापस आए तो उनसे एक आध कमेंट ज़रूर लें कि वो क्या सोचते हैं। और ब्रिगेडियर साहब से ये जानना है कि असली और जाली का क्या सीन है, कि ख़त या मरासला ये 2 अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेकिन ये कहना कि वो बिल्कुल जाली है, क्या ये दुरुस्त है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं। मेरे साथ से इस वक्त मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मियाँ साहब, आप लोग कहते हैं कि हम पुराने पाकिस्तान में वापस चले गए हैं, कहा तो बिलावल भुट्टो साहब ने था। आपको लगता है कि बाप प्राइम मिनिस्टर, बेटा वज़ीर आला पंजाब, इज दिस डेमोक्रेसी या फिर ये हम मोनार्कियल रिजीम में आ गए? मियाँ साहब, मियाँ साहब से हम दोबारा रब्ता करेंगे और फिर डिस्कनेक्ट, मुझे लगता है बात नहीं करना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाते। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो लेटर वाला सीन है, लेटर कहें मरासला कहें, इसको एब्सोल्युटली ये कहना कि ये जाली है, कैसे देखते हैं इसको आप? जमील, ये बड़ी गलत बात है। आप एक पीसीआर एक काम कीजिए, ब्रिगेडियर साहब को फोन पे ले लीजिएगा, उनके नेट का बड़ा इशू चल रहा है, करेक्ट नहीं हो रहा। जी जमशेद इकबाल चीमा साहब, कहा गया है कि जाली है जी, लेटर तो जाली है, कोई मसला नहीं है सर। देखें, ये स्टेट ऑफ डिनायल वाली बात ही है, बार बार वही एक बात आ रही कि जो कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया। वो रस्सी जल गई कि एक पार्टी जो कहती थी चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, वो पार्टी या एक नेशनल पार्टी जो थी वो सुकड़ते वो गोटकी से लेके तो क्या नाम है उबाड़ू से लेके तो ये जाके मटियारी पे ख़त्म हो जाती है, वो एक पार्टी है। अब इस पार्टी के लोग अगर ये मतलब इसी तरह की बातें, मैं समझता हूँ बड़ी अजीब रवायती सी बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम यहाँ संजीदगी से बैठे हैं, संजीदा बात करें कि अगर यू कैन से कि एक हाईएस्ट जो कमेटी है यहाँ की नेशनल सिक्योरिटी की, उसका लेटर है, उसका जवाब दिया जा रहा है, उनके अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के उस पर डिमार्च दिया जाता है, एहतजाज किया जाता है, तो लेटर जाली है। भाई ये सारे चने बेचते हैं, क्या बात कर मतलब, और साथ इसरार करते हैं मैं वकील हूँ। भाई वकील, यही तो हम कह रहे हैं कि आपको अनपढ़ आदमी तो हो नहीं, पढ़े लिखे आदमी हो तो किस तरह की बात करते हो। और ये कोई 10वीं बार बात करें, शाम तक इनसे 5 प्रोग्राम कराएं, 5 में दोबारा यही बात करेंगे लेटर जाली है। मतलब मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ आता हूं मंदोखेल साहब, आपके पास आता हूं मैं। कुछ सामने बैठे हुए जो सामने बैठे हुए जो सुनने वाले उनका ख्याल रखना चाहिए। मतलब लोगों की अगर उनकी मजबूरी है, बोल न्यूज़ देख रहे हैं, तो बोल न्यूज़ वाले देखने वालों को, ये सुनने वालों को इम्तहान तो ना लिया जाए ना कि
वो चैनल चेंज कर दें आपकी बात सुन के, अजीब लगता है, बड़ी मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। मैं अपने भाई से, दोस्त है मेरा भाई है, मैं ऐसे रिक्वेस्ट करूँगा इस तरह की बातें ना किया करें। इस बात पे कुछ छोटा मोटा चलो कुछ निकल जाता है पहलू अपनी अपनी सपोर्ट के लिए, अपनी सपोर्ट के लिए छोटा मोटा को पहलू निकाल लें, लेकिन ये क्या तरीका है? मतलब वो लेटर जाली है भाई, लेटर जाली का आपके हाँ सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है, आपके स्पीकर के पास पड़ा हुआ है, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास पड़ा हुआ है, इस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर के पास पड़ा हुआ है, आपकी वजारत खारजा में पड़ा हुआ है, सारों ने उस पर एक्शन लिया हुआ है और लेटर जाली है। किसी ने कहा है लेटर जाली है? जिस भी किसी जमादार बंदे के पास आया है, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यहाँ की कह रहे हैं जाली, ये मुनासिब नहीं है, स्टेट ऑफ डिनायल और अजीब सी बात है। थोड़ा इस तरह की बात तो डेरों पे बैठ के लोग, या पहले पुराने दौर में जो करते थे ना, क्या नाम है ये जो आप आपस में वो जो मुनाजरा टाइप करते थे मौलवी, तो उस तरह की बात वो करते थे कि बैठे बैठे या दो मजाक आपस में कर रहे हैं तो लोग इस तरह कहते चीज़ ही जाली है। इस तरह की चीज़ करनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं टेलीफोन पे हमारे साथ। ब्रिगेडियर साहब, आप क्लियर कीजिएगा कि ये मरासला या लेटर जाली है या असली है? आपका सवाल ही गलत सर, आपका सवाल ही नहीं, सवाल नहीं, ये आपका कमेंट है, उसके ऊपर मैं पूछ रहा हूँ। ब्रिगेडियर साहब है हमारे साथ। देखिए, इसमें जमील बात ये है कि वी मस्ट नो कि लेटर तो 100% जो ओरिजिनल है, ये कहनी जाली बातें बंद कर देनी चाहिए। एक्सेस स्कॉलरली काउंसिल के कमेटी में ये लेटर पेश हुआ है, उन्होंने ये भी एंडोर्स किया कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी, इसमें थ्रेट था, और उसके बाद जो है कि डिपार्चर बात से भी देना चाहिए, ये भी बात क्लियर बात हो गई थी। इसके बाद ये तो डाउट नहीं होना चाहिए। यस, वो उन्होंने ये कहा कि इसमें इंटरव्यू भी इतनी ज्यादा है कि वो प्रोमिनेंट थी, जिस तरीके से इनके जो पीटीए के मेंबर्स हैं उनसे मुलाकातें कौंसलर जनरल अमेरिकन करते रहे हैं। उसके बाद बाकी जो उनकी बातें नजर आती हैं, जिस चीज की पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास था, जिसकी वजह से दे ऑल गॉट टुगेदर और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। अब पैसे का मुझे नहीं पता, दे क्लेम इट बट आई हैव नो आइडिया एनी एविडेंस। लेकिन बात ये कि इसमें भी जो ये शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी, इनकी बड़ी गलती है। अगर ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में अंदर चले गए होते तो ये वहीं पर वेरीफाई हो जाता और अपना मांगते थे। फिर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उसमें भी ये नहीं गए हैं। मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ने, सब ने यही कहा कि जी ये तो बिल्कुल वो जो है ये जाली लेटर है, हम इसको मानते नहीं है, यू कांट से लाइक दिस। और अभी उसके बाद अब आपको ये नैरेटिव को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नैरेटिव बहुत आई जा रहा है, बिल्कुल जो उन्होंने बात की है कि इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है, इसके लिए आप या तो ये एक जुडिशियल कमीशन बना लें। जुडिशियल कमीशन का ये फायदा होगा कि उसमें अनबायस्ड एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिटेल करें, और वहां पर फॉरेन सेक्रेटरी भी आएंगे, एक्स एम्बेसडर यूएसए भी आएंगे, ये लेटर भी पेश होगा, फिर ज्यादा पीटीए के तरफ तमाम एविडेंस जो उनके पास है, कौन को कैसे मिलता है वो दिखाएंगे। देन दे शुड बी एबल टू फाइनल करें। जितनी जल्दी करेंगे उतना इमरान का नैरेटिव कमजोर होगा। बट अगर ये नेशनल पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी में लेके जाएंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, इसलिए कि उसमें ऑपोजिशन तो है ही नहीं। पीटीए तो गवर्नमेंट ने तो, पीटीए ने तो सबने रिजाइन कर दिए। अब वहां पर क्या होगा कि इनके अपने मेंबर्स होंगे, फॉरेन सेक्रेटरी इनके अंडर है, एक्स मिनिस्टर इनके अंडर है, फिर ये इसके लिए इसकी कोई क्रेडिबिलिटी, जल्दी से जल्दी अगर ये कमीशन बना लें तो उसको क्लियर कर लें, चाहे 1 महीने का टाइम दें, टीओ फिक्स कर लें, फिर ये जल्दी हो सकता है, फिर ये नैरेटिव फर्क पड़ेगा। अदरवाइज इमरान ने बड़े इंटेलिजेंटली जिस तरीके से नैरेटिव को बिल्ड किया है, ये आइंदा इस हुकूमत एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को नुकसान होगा। ये डिलीवर भी इस वक्त नहीं कर सकते हैं, जो हालात देखने वाले हैं वो भी नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद आप जो पीटीए का ग्राफ पर चलता जाएगा, ये डिलीवर नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली इनको बड़ा फर्क पड़ेगा। राइटली सो सर, वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। मंदोखेल साहब, सुना आपने सर योर कमेंट सर? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपसे शुरू कर रहा हूँ। मुझे चीमा साहब की कमेंट्स का एहतराम है कि वो बाड़ो का पार्टी जो है ना वो आज वापस मरकज में इक़्तिदार में आ गई है, तो ये सवाल तो मेरे ख्याल में काफी इतने जवाब। मैं कहना ये है कि आपका सवाल गलत है। आपका सवाल इस वजह से गलत है कि आप कह रहे हैं कि ये मरास्ता और खत जाली है। तो मेरे भाई, उर्दू तो मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा आपकी है, हम पठानों की तो उर्दू ही सही नहीं है। पहले जो इमरान याद से आपने कहा कि खत आया, तो सर पहले को छोड़ देना मंदोखेल साहब, पहले जो कहा वो तो नल एंड वाइड हो गया ना। अब तो एनएससी ने एंडोर्स कर दिया और कहा है कि मरासला है, बात खत्म हो गई। उसमें अब डिटेल में हम जाने की क्या जरूरत है कि पहले उन्होंने क्या कहा था? जब एनएससी ने ठप्पा लगा दिया, बात खत्म हो गई कि मरासला है, वो सैफर है।
गुमराह मत करना लोगों को। आप कैसी बात की रद्द करके आप एक बात करके दूसरी तरफ जम मार देते हो। सर फॉर्मर ब्रिगेडियर क्या कह रहे हैं आपके सामने, आपने सुना है उनकी बात सुनो ना, मुझसे सवाल किए, मुझसे जवाब ले लो ना। जी जी, क्या बात का आप दें जवाब दें। आपने जो पहले इमरान नियाज़ी साहब ने बोला था कि खत है, वो खत तो खत्म हो गया ना, उस खत से आगे मरासला। खत होता है मुखालिफ पार्टी का, मरासला होता है अपनी मुंशी का, ठीक है। आपकी मुंशी ने जो मरासला आपको भेजे उसको आप खत नहीं कह सकते हो, इस वजह से हमने खत को जारी कहा क्योंकि वो तो खत तो खत्म हो गया। फिर आपकी मुंशी ने जो मरासला लिखा दोनों मुल्कों के कॉरेस्पॉन्डेंट से, वो आपके रिक्वेस्ट पे वो उनसे मुलाकात हुई है, DGSPR ने कहा। फिर आपने कहा कि उस मरासले या उस खत को साजिश था, वो DGSPR ने क्लियर कर दी कि कोई साजिश नहीं थी। फिर उस खत के जरिए जिसको आप खत कहते थे उसमें आपने कहा कि फॉरेन फंडिंग का पैसे दिए गए। साजिश नहीं कहा, लेकिन इंटरफेरेंस को तो मान गए ना वो, उन्होंने कहा इंटरफेयर हुआ है, मुदाखलत हुई है। अच्छा सुन लो मेरी जवाब। अच्छा, ये दो बातें तो DGSPR ने क्लियर कर दी है कि ना तो साजिश है ना उसमें पैसों का जिक्र है, ठीक है। आप इंटरफेरेंस का ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, ये सफारती आदाब से वाकिफ है, अगर कोई और वाकिफ नहीं है। वो दो मुल्कों के बीच में इस तरह कॉरेस्पॉन्डेंस, इस तरह बातचीत चलती रहती है, गिव एंड टेक चलती रहती है, बार्गेनिंग चलती रहती है। हर मुल्क अपने मुफाद में बात करता है, उसको अगर आप बाजार में लाते हो बजाय सलामती कमेटी में ले जाने का, बजाय आप कौमी असम्बली के इंसेशन कमरे में आप बाजार में लेके और ले आते हो, और फिर कभी यूरोप को धमकी देते हो, कभी अमेरिका को धमकी दी, जहां हमारे लाखों के लोग वहां पे जिससे रेमिटेंस आता है, वहां रोजगार है, उनके साथ हमारा कारोबार है, GST प्लस है, उनको आप बाजार में ले जाके इस तरह ले आ रहे हो, तो ये मुल्क के खिलाफ गद्दारी है। इस वजह से हम कहते हैं। दूसरी बात जो आप कर रहे हो, हमने तोशा खाना के आपने सवाल गोल मोल कर दिए। ये शख्स कहता था कि फलां गाड़ी आसिफ अली जरदारी ने ली है, फलां चीज यूसुफ रजा गिलानी ने ली है। देखिए तोशा खानों का कानून ये है कि जो बाहर ममालिक से जो तवाइफ आता है, सदर या वज़ीर आज़म या उनके बेगमात को, वो उनकी मलकियत नहीं होती है। हाँ, ये इसका तरह होता है कि कोई MNA या कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को वो चीज पसंद आ जाती है तो उसका एक फिक्स प्राइस है, वो प्राइस आप पेमेंट करके आप अपनी यूज में ले सकते हो। ये पिछली हुकूमतों ने लिए, कोई शक नहीं है, मगर जब आप रेफरेंस बना रहे थे, आप मीडिया में ट्रायल कर रहे थे, आज आपने उसी तोशा खाना से एक अपनी गड़ी चुराई, आपने 3.5 करोड़ में बेची जो सऊदी क्यों वापस पहुंच गई है। उसके बाद आपने एसेट्स में डिक्लेयर किए, आपने 18 करोड़ का एक नेकलेस लाहौर की ज्वेलर कादर मंदोखेल साहब, मैंने यही आपसे पहले भी आपसे यही सवाल किया था कि तोशा खाना केस के ऊपर उनकी जो तलवार लटकी हुई है इस केस की, वो कितना खतरनाक साबित होगी, और दूसरा फॉरेन फंडिंग केस की। बहरहाल वो बात आप डिटेल में कहीं और ले गए थे, सवाल मेरा एज इट इज़ यही था, मैंने कोई गोलमोल नहीं किया। एनी हाउ, तमाम मेरे जो मौजूद पैनलिस्ट थे में उनसे बात हुई है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ आज कमिटेड थे, 2 दफ़ा उनसे लाइन हमारी कनेक्ट ज़रूर हुई लेकिन बात नहीं हो पाई, शायद वो किसी मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन वंस देयर इज़ ए कमिटमेंट तो यू शुड अपेयर ऑन दैट टाइम। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब नहीं शामिल हो सके शो में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब बहुत गंभीर किस्म की सूरत हाल में थे लेकिन शामिल रहा रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। कादिर मंदोखेल साहब का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अगला मार्का, अगला पड़ाव खान साहब का होगा लाहौर में। अब देखना यह है कि वहाँ पर वो अपने नैरेटिव को किस तरह बिल्ड करते हैं। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।